नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और सवाल बहुत सीधा सा है। विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी की हत्या से, उसकी मौत से मुझे क्या तकलीफ है, मुझे क्या कष्ट है, और अगर मैं ट्रोल्स की भाषा में कहूं तो मैं क्यों आंसू बहा रहा हूं। ये सवाल गंभीर सवाल है और सवाल पूछा जाना चाहिए। एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर 60 आपराधिक मामले चल रहे थे, जो इतना खूंखार था कि खुलेआम थाने में जाकर उसने एक मंत्री की हत्या कर दी, और उसके बाद भी वो आजाद घूम रहा था। इस वक्त वो आजीवन कारावास की सजा पाने के बाद भी खुले में घूम रहा था। और इस परिस्थिति में उसने पुलिस वालों की एक पूरी पार्टी पर हमला किया, जिसमें 10 पुलिस वाले मारे गए। 8 वहीं मौके पर मारे गए थे और 2 की बाद में मौत हो गई। ऐसे इंसान की अगर एनकाउंटर में मौत हो जाती है, जिस एनकाउंटर पर तमाम सवाल हैं, तब भी मुझे क्यों तकलीफ होनी चाहिए? आखिर मैं खुश क्यों नहीं हूं? आखिर मैं चैन से क्यों नहीं बैठा हूं? मुझे इस बात से शांति क्यों नहीं होती कि इतना बड़ा अपराधी किसी भी तरह, क्या मेरे मन में शक है कि विकास दुबे अपराधी नहीं था? क्या मुझे ऐसा लगता है कि विकास दुबे कोई बहुत मासूम इंसान था जिसे पुलिस ने पकड़ के मार डाला? इन सवालों पे बात करेंगे आलोक अड्डा में। आज छोटी सी बात होगी, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे मैं एक आग्रह करूंगा कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। लाइक वाली कहानी, कुछ हमारे दर्शक हैं जो बार बार पूछते हैं कि भाई लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। मैं अपने ही वीडियो को तो लाइक करूंगा नहीं, आप कर सकते हैं अगर आप चाहें। और घंटी एक बनी होती है जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, ये आपको पता होगा। अगर आप व्हाट्सएप पर ये वीडियो देख रहे हैं तो वहां आपको कोई घंटी नहीं मिलेगी, कोई सब्सक्राइब का बटन नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ जब आप यूट्यूब ऐप पर होंगे या वेबसाइट पर देख रहे होंगे, तब आपको वो दोनों बटन दिखेंगे। उनको दबाने से आप सब्सक्राइब भी कर जाएंगे। घंटी बजने से ये होगा कि जब भी नया वीडियो आएगा, जब भी मैं लाइव आऊंगा, आपको तुरंत खबर मिल जाएगी। और आजकल आपको पता ही है कि मैं अक्सर लाइव आ जाता हूं या वीडियो डालता हूं। अब मैं आता हूं उस बात पर वापस जिस बात से बात शुरू हुई, कि विकास दुबे की मौत से, विकास दुबे के मरने से मुझे क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं विकास दुबे की मौत से मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मैं किसी भी तरह के सवाल देख नहीं रहा हूं इस वक्त। मैं कोई कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आप लोग मुझे माफ करेंगे। विकास दुबे एक, मतलब हालांकि ये भी बात ध्यान रखिए कि हम लोग उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं लखनऊ में, मेरा घर है। लगातार मैं संपर्क में रहता हूं लखनऊ के पत्रकारों से। मेरी जानकारी में नहीं था कि विकास दुबे नाम का कोई इतना बड़ा बदमाश पैदा हो गया है। मैंने और अपने जानने वाले मित्रों परिचितों से पूछा कि भाई जानते थे क्या, तो उनको भी ऐसी खबर नहीं थी कि विकास दुबे कोई बड़ा भारी गुंडा बदमाश है। इटावा में रहने वाले कुछ लोग, जो कानपुर से लगी हुई जगह है इटावा, इटावा अच्छा भला गुंडे बदमाशों का इलाका रहा है, लेकिन वहां के लोगों ने भी कहा कि नहीं, ऐसी जानकारी नहीं थी। ऐसा भी नहीं है कि दबा छिपा था, और ऐसा भी नहीं है कि उसके बदमाश होने का दावा झूठा है। ये बात बता दूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये कोई इतना पराक्रमी अपराधी नहीं था जैसे मुख्तार अंसारी हैं, अतीक अहमद हैं। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक डॉन हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसे डॉन हैं जिनके नाम चले हुए हैं, जिनको बहुत से लोग दूर दूर तक जानते हैं। यानी गब्बर सिंह की भाषा में कहूं तो 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है कि सो जा वरना फलाना आ जाएगा। और ये सब इसी अंदाज में इनका दिल होता है कि ये करें। लेकिन 60 आपराधिक मुकदमे मामूली चीज होती है? किसी के ऊपर 60 क्रिमिनल केसेस हों, उस पर एक इल्जाम है, और जो इल्जाम के जिसके सच होने गलत होने का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। वो इल्जाम ये है कि उसने अपने टीचर को गोली मारी, टीचर की हत्या की, पहले गया पैर छुआ और उसके बाद हत्या कर दी। कैसा इंसान होगा? और जो सबसे चर्चित कांड है, सबसे भयानक कांड है उसका, वो 2001 का हत्याकांड है कानपुर का,
उसने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे संतोष शुक्ला। आज बहुत सारे लोग ब्राह्मण और ठाकुर का विवाद भी खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण असुरक्षित हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं। मुझे थोड़ी हंसी आई जब पहली बार मैंने देखा। सबसे पहले उदित राज ने सवाल उठाया, मैंने उस पर लिख दिया शर्मनाक, लेकिन उसके बाद देखा कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठ गया है कि क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का रहना खतरनाक हो गया है। तो भाई वो संतोष शुक्ला किसी दूसरी जाति का नहीं था, जिसकी हत्या विकास दुबे ने की थी, खुलेआम की थी, थाने में की थी। और हाल ये था कि थानेदार समेत सारे पुलिस वाले थाना छोड़ के भाग गए डर के मारे। और उस मामले में 25 से ज्यादा पुलिस वाले हॉस्टाइल विटनेस हो गए, यानी वो गवाह जो अदालत में जाकर अपने बयान से पलट गए। हॉस्टाइल विटनेस भारत की न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोगों को क्या कष्ट है, आप बहुत बड़े बुद्धिजीवी बनते हैं, क्या तकलीफ है, इस आदमी को अगर जिंदा रखते तो क्या होता। तो पहले तो ये कहा जा रहा था कि साहब इसको पकड़ के पुलिस लाएगी, जांच करे और एक्सपेडाइटेड ट्रायल हो, 3 महीने के अंदर सब कुछ सुनवाई हो जाए और इससे बहुत सारे रहस्य खुलेंगे कि इसके पीछे कौन है, इसके आगे कौन है, इसका आका कौन है, इसकी ट्रेल कहाँ है, पैसा कहाँ है, कौन इसको संरक्षण देता है। ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन 2-3 माफिया डॉन पूर्वी उत्तर प्रदेश के जेलों में बंद हैं, बिहार के एक बड़े भारी माफिया डॉन जेल में बंद हैं। प्रश्न है उन्होंने किस किस का नाम पता बता दिया है भाई आज तक। वो जेल में बंद होते हैं और मैं अब फिल्में मुझे याद आ रही हैं। आपने शूल नाम की एक फिल्म देखी होगी, जिसमें इसी तरह के एक डॉन होते हैं जो मनमानी करते हैं। एक दूसरी फिल्म है अजय देवगन वाली में, उसका नाम मुझे याद नहीं, अपहरण शायद उसका नाम है, हाँ अपहरण। उसमें जो डॉन होते हैं और वो डॉन कैसे काम करते हैं, और ये सब कोई कल्पना की उड़ान नहीं है। अब ऐसा लगता है गैंग्स ऑफ वासेपुर है या इस तरह की दूसरी फिल्में देख देख के लगता है वो फिल्मी कहानी नहीं है, सच है। अगर ये सच है, और 2 दिन पहले मेरी बात हो रही थी लखनऊ में, मेरे एक मित्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, चाहता था कि मैं वो जुड़ जाएं, उनसे बात हो, सामने अपने मुंह से कहें। उन्होंने कहा कि अगर ये बच गया, आप सोचिए अगर ये बच गया तो ये बहुत बड़ा नेता बन जाएगा, और नेता ये बन जाएगा ब्राह्मणों का। क्योंकि एक बार अगर ये नेता बन गया तो उसके बाद इसके खिलाफ ना कोई गवाह रहेगा ना कोई सबूत। और प्रवृत्ति आप देख चुके हैं, जहां उसने उन पुलिस वालों की हत्या की उसके बाद उसने उनको कुल्हाड़ी से काटा, उसके बाद आग लगाने की तैयारी थी पूरी। यानी दिमाग में शातिर दिमाग, खूंखार किस्म का आदमी था, उसके मन में था कि मैं इन सबको जलाकर खत्म कर दूं ताकि कल को मुकदमा चले तो सबूत के नाम पे यहां कुछ रहे ही नहीं। हालांकि उत्तर प्रदेश की पुलिस उससे कम कांड नहीं करती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वहां बुलडोजर चला दिया। नियम से सबूत जुटाने और सबूत एनालाइज करने के हिसाब से उस सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको उस पे लोगों का आना जाना रोक दिया जाता है। लेकिन उस दिन के घटना में भी और जो एनकाउंटर हुआ है उस एनकाउंटर में भी पुलिस ने जिस अंदाज में काम किया है वो देखने वाला है। अब होल बहुत सारे हैं इस किस्से में। भाई उज्जैन से पुलिस चली एक गाड़ी लेके, 3 गाड़ियों का काफिला चला और कुछ लोगों ने उसको फॉलो किया। खासकर इसमें इंडिया टुडे ग्रुप के, यानी आज तक के 2 रिपोर्टर्स काबिल तारीफ हैं, जिन्होंने लगातार पीछा किया। एक जगह आकर एसटीएफ के 5-6 लोग निकल कर आए गुस्से में, उन्होंने उस गाड़ी को रोका जो गाड़ी पीछा कर रही थी, कैमरामैन को 4-6 थप्पड़ मारे, उस गाड़ी की चाबी निकाल ली, कहा तुम क्यों पीछे आ रहे हो, और वो चाबी लेकर चले गए। अब एक रिपोर्टर, एक कैमरामैन, ड्राइवर, उनके साथ शायद कोई और हो, वो हाईवे पर रात में अकेले खड़े हैं, उनके पास कहीं जाने को नहीं है। वो तो कहिए कि अब बड़ा नेटवर्क है, उन्होंने दबाव डाला और उसके बाद वहां के लोकल स्ट्रिंगर ने आकर, खैर वो चाबी 7 किलोमीटर दूर जाकर एक बूथ पर उन्होंने वो चाबी छोड़ी, जहां से वो चाबी वापस मिली है।
इसके बाद एक दूसरा रिपोर्टर उनका, उसी टीम का एक दूसरा रिपोर्टर, उसने आगे, वो लगा हुआ था, ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि गाड़ी यहां से निकली है, इतनी देर में पहुंच जाएगी। वो फिर उस गाड़ी के पीछे लगा। उसने ही उस गाड़ी में तस्वीर खींची है, आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक टवेरा गाड़ी के अंदर विकास दुबे बैठा हुआ दिखता है। टवेरा गाड़ी, ध्यान रखिएगा। और टवेरा गाड़ी से विकास दुबे चला। एक जगह पर एक बैरिकेड लगा हुआ था जहां पर सिर्फ उस टवेरा गाड़ी को, जो 3 पुलिस की गाड़ियां थी, उनको निकल जाने दिया गया और बाकी सबको रोक लिया गया। बाकी गाड़ियों को रोका गया। जब इन्होंने पूछा क्यों रोक रहे हो, क्या तकलीफ है, तो बोले नहीं साहब कोई बात नहीं, वो कोरोना की रूटीन जांच हो रही है। सुबह 6:30 बजे, 7 बजे कोरोना की कौन सी रूटीन जांच हाईवे पे होती है, आप खुद सोचिए। लेकिन उन गाड़ियों को रोक लिया गया और इसके 15 मिनट के अंदर खबर आ गई कि आगे एनकाउंटर हो गया है। टवेरा गाड़ी में बैठा हुआ विकास दुबे था। आगे जो गाड़ी उल्टी हुई है उसके बारे में आप सबने देखा होगा। वो गाड़ी है TUV 300 महिंद्रा की। और अब उस पर मजाक चल रहा है, बहुत मजाक चल रहा है कि साहब ये जो SUV कैटेगरी की गाड़ी है TUV 300, ये उत्तर प्रदेश की गड्ढा मुक्त रोड पर 50 की स्पीड पर पलट गई है, तो बहुत ही खतरनाक गाड़ी है, इसको नहीं लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है महिंद्रा ग्रुप को काफी तकलीफ होगी इसमें और वो इस बात से परेशान होंगे। तो सुनिए, अब टवेरा से चले, जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ है वहां पर एक TUV 300 पलटी हुई है, जबकि उसके कुछ देर पहले टवेरा पर विजुअल है। और इसके बाद 7 बजे के कुछ ही समय बाद, 7:30 के आसपास, विकास दुबे जिंदा या मुर्दा अस्पताल पहुंच गए। किस गाड़ी में? उसी टवेरा गाड़ी में जिसमें उनको पहले देखा गया था। वहां वो मरे पाए गए, वो ब्रॉड डेड जिसको बोलते हैं। भागते हुए अपराधी के सीने में गोली लगी। ये आश्चर्य आपको हो रहा हो, ना हो रहा हो, मुझे तो हो रहा है और मुझे लगता है सबको हो रहा हो। पुलिस वाले जो घायल हुए हैं, बताया गया कि विकास ने जो गोली चलाई, जो कुछ पुलिस वालों को छू कर निकल गई, हर एक पुलिस वाले को वो गोलियां छू कर निकली हैं। सिर्फ विकास को गोली लगी है, बाकी सबको छू कर निकली है। वो 3.5-4 घंटे बाद अस्पताल पहुंचे हैं, उसी अस्पताल जहां विकास दुबे की लाश को, या विकास दुबे को, सुबह सुबह पहुंचा दिया गया था। पुलिस वालों को, घायल पुलिस वालों को, जिनको पहले इलाज की जरूरत है। अगर कोई आदमी मर गया उसका इलाज क्या होना है? जो घायल है उनका इलाज होता है। लेकिन घायलों को पहुंचाने में 3-3.5 घंटे या 4 घंटे का टाइम लगा। विकास दुबे का शव वहां सुबह सुबह पहुंच गया। अब कितने छेद हैं, कैसे छेद हैं, ये आप लोग इसकी विवेचना करें, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। ये कथा अपनी जगह चलेगी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता विकास दुबे और विकास दुबे जैसे 100 और अपराधी मारे जाएं उत्तर प्रदेश में और देश के बाकी हिस्सों में, कानून का राज कायम हो जाए और ये लोग मार दिए जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जिस अंदाज में फैसला करने का अख्तियार विकास दुबे को दे दिया गया, पुलिस को दे दिया गया, और अब तो वहां SIT की जांच बैठा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT की जांच बैठाई है, जो इस प्रकरण की जांच करेगी। जाहिर है कि ये इस बात की भी जांच करेगी कि एनकाउंटर असली था कि फर्जी था। हो सकता है कि फर्जी निकल आए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने कहा है कि फेक एनकाउंटर में शामिल होने वाले पुलिस कर्मियों को एसेंशियली फांसी की सजा दी जानी चाहिए, इससे ही मैसेज जाएगा। लेकिन अब मैसेज में एक समस्या है, मैसेज में एक गंभीर समस्या आ रही है। मैसेज की दिक्कत यह है कि लोगों ने जैसे उदाहरण दिए, मुख्तार अंसारी का, ब्रजेश सिंह का और तमाम नाम है, ये जेल में रहे, इनके जेल में रहने से क्या फायदा हो गया? हालांकि हमारे पास उदाहरण है कि हमने कसाब जैसे अपराधी को भी जेल में रखा, ड्यू प्रोसेस के साथ मुकदमा चलाया, ऐसा नहीं किया कि अगले दिन एनकाउंटर कर दिया। ऐसे में विकास दुबे जैसे इंसान का एनकाउंटर करना क्यों जरूरी था? क्यों उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था? ऐसी कौन सी आफत आ रही थी? और इस सवाल का दरअसल कोई ईमानदार जवाब हमारे पास है नहीं।
कि विकास दुबे को मार दिया गया तो तकलीफ क्या है, वो जिंदा रहता तो कितना कितना बवाल क्रिएट करता, कितने लोगों की जान और सांसत में रहती, ये आप सोच नहीं सकते हैं। ये तो भाई बला थी, टल गई, बहुत अच्छा किया। हमको पुलिस वालों को बधाई देनी चाहिए, पुलिस जिंदाबाद के नारे लगे गए हैं, आपने सुने होंगे। ये आता है दूसरे पक्ष पर कि क्या भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्या भारत के बड़े अफसर, क्या भारत के बड़े राजनेता इस परिस्थिति में कभी आने जा रहे हैं कि वो इंसाफ के साथ खड़े हों, वो न्याय के साथ खड़े हों, पुलिस वालों को वो ये हौसला दे सकें कि अपराधी पकड़ा जाएगा, तुम पकड़ कर लाओगे तो उसको सजा मिलेगी, हम उसको इंसाफ तक पहुंचाएंगे। अदालत, वकील, प्रोसेस, और उसके बाद होता क्या है, जो कहा गया कि साहब ये नेता बन जाएगा। अगर ये नेता बन गया होता, संयोग था कि वो अभी तक नेता नहीं बना है, अगर वो नेता बन गया होता तो कहानी कहीं और हो गई होती ना। अब मैं आपको इस सवाल की तरफ ले जा रहा हूं कि मुझे क्या तकलीफ है। मुझे विकास की मौत से कतई कोई तकलीफ नहीं है, ना मेरी कोई उसके साथ सहानुभूति है। हाँ, मुझे उसके परिवार के साथ जो व्यवहार हुआ, खास तौर पर उसके बच्चे के साथ, उस पर ऐतराज है। पुलिस को उस बच्चे के साथ इस अंदाज में व्यवहार नहीं करना चाहिए था जैसे दिखाया गया कि उठक बैठक लगवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो किसी का भी बच्चा हो, उस बच्चे को इज्जत के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए था, उसका ख्याल रखा जाना चाहिए था। अब शक है या क्या है, ये बदतमीजी है तमाम तरह की, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज विकास दुबे है, विकास दुबे एक दुर्दांत अपराधी है, अब ये साफ हो गया है। उसके साथ 4-5 लोग और मारे गए हैं पिछले 1-2 दिनों में। और अगर अगले 10 दिन में उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में कोई भी आदमी मार दिया जाए और कहा जाए विकास दुबे का साथी है, आपके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि वो विकास दुबे का साथी था या नहीं था। मुंबई से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो एक बड़ा जाल चल रहा है। दूसरा, साथ में एक प्रोसेस चल रहा है जिस पर हम बाद में बात करेंगे, आज मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अचानक इस जांच में कैसे आ गया? मुझे परसों ही इंदौर से हमारे मित्र राजा शर्मा ने कहा था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ गया है इस जांच में, आप पता करवा लीजिए। मैंने लगा मुझे कि इस अपराध के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का क्या काम है, तो मैंने गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगता है गलती है, रात में मैंने किसी से पूछा ताछा नहीं, वरना उसी वक्त बात हो जाती। लेकिन तीसरे दिन खबर आ गई कि आज कि हाँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रहा है, क्योंकि इनकी बैंकॉक में भी संपत्ति है, विदेश में है, कहाँ है, क्या है। लेकिन इसके साथ दूसरा पक्ष चल रहा है कि अब पुलिस किसी को भी पकड़ कर कह सकती है तुम्हारा नाम आ गया भाई फाइल में, और जिसका फाइल में नाम आ गया और जो डरता नहीं है उसकी तो चिंता नहीं है कि ठीक है भाई, नाम आ गया तो मुकदमा चलाइए और करिए, देखेंगे। ये कहानी अपनी जगह चलेगी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, और आपको पता ही है हमारे देश में पुलिस का नाम सुन के डर जाते हैं। घर पर पुलिस वाला दरवाजे में घंटी बजा दे तो अंदर हार्ट अटैक की नौबत आ जाती है। ऐसे में अगर पुलिस वाले ने आके कहा कि भाई आपका नाम है वो तो उस किस्से में, और वो पैसे वाली पार्टी है, तो जाहिर है सबसे पहले जो होगा कि हाँ नहीं, अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, तो भाई कुछ ले दे के इसमें अब एक बड़ा भारी खेल नया खड़ा होगा। लेकिन मुझे इससे ज्यादा चिंता है, और मुझे चिंता विकास की हत्या की नहीं है। विकास की हत्या में तो अब मुझे कोई शक नहीं है, जिनको हो वो हो, वो उसको एनकाउंटर कहें या दुर्घटना कहें, जो कहते रहे, मैं नहीं मान रहा हूँ। और इसके लिए कुछ अगर मेरे ऊपर आक्षेप आ जाएगा तो मैं देखूंगा। लेकिन मुझे दुख है प्रोसेस की हत्या का, मुझे दुख है इस संविधान के प्रावधानों की हत्या का। अगर किसी अपराधी को सजा देने की एक प्रक्रिया है तो वो प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए, और इतनी बेशर्मी से कभी कभार हो जाता था कि चलते फिरते हो जाता था कि भाई एक आदमी गया, एक आदमी कि लाइमलाइट में नहीं था, उसमें पुलिस ने कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ सब, ऑलमोस्ट सब लोग ये कह रहे थे कि भाई ये वहां तक पहुंच जाए इसमें बड़ा शक है, पुलिस मार देगी रास्ते में। और पुलिस के पीछे मीडिया की वैन लगी हुई है, एक टेलीविजन वैन आपको लगातार ट्रैक कर रही है
इसके बावजूद आप बेशर्मी देखिए, कितनी बड़ी बेशर्मी है, हिम्मत देखिए। ऊपर से सरकार का पीठ पे हाथ है। और ये कौन सी सरकार है जिसके मुखिया अपने खिलाफ लगे आपराधिक मुकदमे विड्रॉ करा चुके हैं? मेरा सवाल है कि वही मुखिया अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती और पुलिस इसी तरह पकड़ के ला रही होती और रास्ते में उनकी भी गाड़ी पलट जाती और वो भागते हुए मार दिए जाते, तो क्या होता? मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो। भारत सरकार में ऐसे लोग शामिल हैं आज की तारीख में जिनके ऊपर इसी प्रकार के मुकदमे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो सच है या झूठ है, लेकिन अगर आप पुलिस के हाथ में अख्तियार दे देंगे तो वो कब किसको ठोक देगी पता नहीं है। तो ये ठोक दो राज चलाना है या संविधान का राज चलाना है, ये हमको तय करना है। और संविधान का राज कच्चा दिख रहा है, ठोक दो राज बढ़ता जा रहा है। इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है? इसके लिए मैं नहीं कहता हूं कि आज की योगी आदित्यनाथ सरकार जिम्मेदार है, वो तो ठोक दो नीति पे काम कर रही है। 2001 में इसी भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी जब संतोष शुक्ला की हत्या हुई थी। उसके बाद से वहां समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सबकी सरकार रह चुकी है। सब जिम्मेदार हैं, लेकिन क्या इनसे ज्यादा जिम्मेदार वो अदालतें नहीं हैं जहां फैसले नहीं हो पाते हैं, जहां गवाह नहीं पहुंच पाते हैं, जहां तारीख लगती है तो लगती ही चली जाती है, पता नहीं कब तक, अनंत काल तक तारीख लगती है। मैं ब्रिटेन की अदालतों की कार्रवाई देखता हूं, वहां दोनों पक्षों को समय दिया जाता है, अभियोजन को और बचाव पक्ष को, यानी प्रोसिक्यूशन को और डिफेंस को, कि आप कितने समय में केस तैयार कर लेंगे। केस तैयार होने के बाद वो अपने कागज दूसरे पार्टी को देते हैं, दोनों लोग एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद सवाल जवाब हैं, उसका एक्सचेंज हो जाता है। तीसरी बार भी कोई सवाल जवाब है तो एक्सचेंज हो जाता है। एक दिन जज साहब पूछते हैं, आर यू रेडी फॉर आर्ग्यूमेंट्स? और जिस दिन पूछा जाता है आर यू रेडी फॉर आर्ग्यूमेंट्स, ऑल क्वेश्चंस आंसर्ड और एड्रेस, जी हम दोनों तैयार हैं, उस दिन के बाद जो सुनवाई शुरू होती है फिर वो रुकती नहीं, वो एक बार में ट्रायल होकर फैसला हो जाता है। ये यहां क्यों नहीं होता है? ये हमारे देश में, पूरे भारत में तमाम डिपार्टमेंट्स में आप सुनते हैं रोना कि साहब सुबह से रात तक काम करना पड़ता है, संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती है। ऐसा क्या महान काम न्यायमूर्ति लोग करते हैं कि इनको गर्मी की छुट्टी चाहिए, इनको सर्दी की छुट्टी चाहिए, इनको कितनी तरह की छुट्टियां मिलती हैं? आप सोचिए, इस पर सवाल उठाइए। और मेरा ख्याल है किसी जिसके अंदर अंतरात्मा जागेगी, ऐसे जज को, किसी चीफ जस्टिस को खुद सोचना चाहिए कि क्या हमें खुद ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कि जिस देश में लोग 6 दिन तो छोड़ दीजिए, 7-7 दिन काम कर रहे हैं, जिस देश में इतना लंबा बैकलॉग है, वहां हम इतनी छुट्टियां मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इस पर हमें खुद शर्म नहीं आनी चाहिए? लेकिन अगर उन्हें नहीं आएगी तो दूसरा रास्ता क्या है? और अगर ये सारे रास्ते हमारे पास, इन सब का कोई जवाब नहीं है, तो फिर जिस पुलिस वाले के हाथ में वो अपराधी था, उसने अगर उसको ठोक दिया तो उसने क्या गलत किया? अब मेरा सवाल ये है, मैं दुखी क्यों हूं मैंने बता दिया, लेकिन उस पुलिस वाले की सोचिए, जो पुलिस वाला किसी ऐसे दुर्दांत अपराधी को पकड़ के लाता है, अपने जान, यहां तो जान पे जोखिम में डाल के नहीं लाया, ये बात सच है, वो किसी योजना के तहत गया था, उसने सोचा था और उल्टे महाकाल का भी नाम खराब करवा दिया। महाकाल के बारे में मैंने बताया था, मान्यता है कि जो महाकाल के दर्शन कर लेता है, पूजा कर लेता है, फिर उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। यहाँ उसके अगले दिन ही अकाल मृत्यु हो गई। तो अब उसका भी सोचिए क्या हो। लेकिन इतनी ही बात मुझे आज करनी थी, और मैं किसी तरह के किसी सवाल जवाब में आज हिस्सा नहीं लूंगा, बाकी बातें करूंगा एक दिन के बाद। और ये बात आ रही है बार बार, और इसको मैं सिर्फ मेंशन कर दूं कि ये खबर आ रही है कि अमिताभ बच्चन, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। हमें कामना करनी चाहिए कि वो वहां से स्वस्थ होकर वापस निकलें जल्दी से जल्दी। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन एक बार फिर आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं। इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।